चैप्टर 1 हमारा सौर मंडल का आगे के पार्ट पढ़ेंगे हम उसमें। क्षुद्र ग्रह, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। ये इसकी फ़ोटो लगी है। ये हमारा क्षुद्र ग्रह कैसा दिखता है, इस तरह से दिखता है फ़ोटोज़ में। मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। जो हमने मंगल और बृहस्पति ग्रह देखे पढ़े, उनकी जो कक्षाएं हैं, मतलब जिस कक्षा में मतलब चारों तरफ वो चक्कर लगा रहे हैं, वहाँ पे छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोलविदों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के टुकड़े हैं जो करोड़ वर्ष पहले विस्फोट से बिखर गए थे। तो अब ये क्या है, ये भी एक तरह से ग्रहों का ही पार्ट है, बट अब ये ग्रह में सम्मिलित नहीं है, तो इसलिए इनको ग्रह नहीं कहेंगे, ये बाहर हैं। तो ये छोटे छोटे टुकड़े जो कुछ टाइम पहले किसी विस्फोट के हो जाने के कारण टूट के बिखर गए, हाँ, और फिर अपनी जो ग्रहों का है कि उनको चक्कर लगाने हैं सूर्य के, तो वो ग्रह से तो अलग हो गए, लेकिन वो अभी भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो इन टुकड़ों को जो करोड़ों वर्ष पहले विस्फोट से बिखर गए, इनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। उल्का पिंड क्या होते हैं? उल्का पिंड को इंग्लिश में मेट्रॉइड्स बोलते हैं व उल्काश्म। धूल व गैसों से निर्मित छोटे छोटे पिंड अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। अब ये उल्का पिंड किससे बने हुए होते हैं? धूल, मिट्टी और गैसों से मिले हुए बने होते हैं। जब ये पिंड घूमते घूमते पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, तो घर्षण के कारण ये जलने लगते हैं तथा तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं। इसे ही टूटता हुआ तारा कहते हैं। अब आपको समझ में आया टूटता तारा क्या होता है? ये क्या धूल और गैसों से बना ही एक पिंड होता है, छोटा सा गोला सा बन गया धूल और गैसों से। फिर जब ये पृथ्वी की तरफ आता है, पृथ्वी के हमारे आकाश में वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो जो आकाश हमारा वायुमंडल है पृथ्वी का, उससे क्या होता है, इसमें घर्षण के कारण आग लग जाती है। जलते जलते हमें आते हुए दिखाई देते कि ये देखो तारा टूटता हुआ आ रहा है, जबकि ये क्या होते हैं, उल्का पिंड होते हैं। प्रायः ये छोटे छोटे पिंड वायुमंडल में ही जलकर नष्ट हो जाते हैं। दूर टूटते हुए आ रहे रास्ते में ही जल के नष्ट हो गए, राख बन गए, जिन्हें उल्काश्म कहा जाता है। अभी जल के जब नष्ट हो जाते हैं तब इनको उल्काश्म बोलते हैं। कभी कभी ये पिंड पूर्ण रूप से जलकर नष्ट नहीं हो पाते तथा इनका कुछ अवशिष्ट भाग पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाता है। इसी अवशिष्ट पिंड को उल्का पिंड कहा जाता है। अब आपको समझ में आया, जो धूल मिट्टी के कण हैं वो अब हमारे धरती के वायुमंडल में आए और घर्षण के कारण उनमें आग लग गई। तो ये आग लग गई, जो अब ये आते 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 रास्ते में जलकर राख हो गए, तो क्या हो गए, उल्काश्म। और जब इनका राख जलने के बाद भी कुछ छोटा मोटा उनका भाग धरती पर आकर गिर गया, तो उसको बोलते हैं उल्का पिंड। अब हम आगे पढ़ते पुच्छल तारे। ये है पुच्छल तारे की पूंछ, क्या है, ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है, ये है सूर्य, और ये क्या है, ये है पूंछ, ठीक है, ये जो दिख रही है आपको। पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु, पुच्छल तारे को धूमकेतु भी कहते हैं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं कोमेट्स। पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। अब ये भी चट्टान या बर्फ, धूल, गैस जो भी उनको मिल रहा है वातावरण से, उससे बने पिंड होते हैं। अक्सर ये आकाशीय पिंड अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास आ जाते हैं। अभी घूम रहे होते हैं तो घूमते घूमते ये सूर्य के पास आ जाते हैं। सूर्य के ताप के कारण इनकी गैसें, धूल और बर्फ वाष्प में बदल जाती है। अब सूर्य में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सूर्य की गर्मी से ये क्या होते हैं, पिघलने लगते हैं, तो ये अपने रियल रूप में आने लगते हैं। गैसें जो होती हैं जो भी वाष्प बन जाती हैं, ठीक है। यही वाष्प मुख्य पिंड से एक लंबी सी चमकीली पूंछ के रूप में बाहर निकल जाती है। अब होता है हम कोई बोतल का ढक्कन खोलते हैं तो गैस निकलती है वहाँ से, और ऐसा आप देखिए जैसे हमने अपना हमें रसोई में काम करना है तो हमने गैस को जलाने के लिए उसको ऑन किया, तो उसमें गैस होती है, हम आग ही लगाते हैं तो आग लगती है। तो क्या है, वो जो गैस निकल रही है, ठीक है, एक पूरा सिलेंडर जो है, समझ लो सिलेंडर जो है आपका पूरा तारा है, ठीक है, पुच्छल तारा है। अब जब जलने के लिए जो गैस निकली थोड़ी सी धीरे धीरे कहीं कहीं से, वो उसकी पूंछ हो गई। तो इसी तरह ये बड़ा सा तारा है अभी अब आया,
तो इसकी जो वाष्प बन गई वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं से निकल रही, तो यही इसकी पूंछ कहलाती है। यही वाष्प मुख्य पिंड से एक लंबी सी चमकीली पूंछ के रूप में बाहर निकल जाती है। देखिए लंबी सी चमकीली पूंछ के रूप में बाहर निकल रही है। यहाँ पे चक्कर लगा रहा है तारा, ठीक है तारा। अब यहाँ पे सूर्य के पास जाके इसको क्या आग मिली और ये वाष्प बन गई इसकी ये बॉडी, और इसमें से धीरे धीरे करके कई जगह से निकलने लगी। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सर सूर्य की तरफ तथा पूंछ हमेशा ही बाहर की तरफ होती है। सूर्य कहाँ है ये, तो इसका मुंह हमेशा ही सूर्य की तरफ, पूंछ हमेशा बाहर की तरफ होती है, जो हमें चमकती दिखाई देती है। आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह एक ही सूर्य के चारों ओर निरंतर चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी कभी आपस में टकराते नहीं, ऐसा कैसे संभव हो जाता है। अब सूर्य के चारों तरफ कितनी चीज़ें चक्कर लगा रही है। पहले तो हमारे 8 ग्रह हो गए, फिर उपग्रह हुए उनके, फिर ये हमारा क्षुद्र ग्रह हुए, ठीक है। और लेकिन ये सब चक्कर लगाते लगाते क्या करते, आपस में टकराते क्यों नहीं हैं। आइए करके देखें। तो इसका यहाँ पे इन्होंने करके दिखाया है। विद्यालय परिसर में एक बच्चा सूर्य बनकर खड़ा हो जाए। एक बच्चा ये सूर्य बनकर यहाँ खड़ा हो गया। सौर मंडल के चित्र में दिखाए गए विभिन्न ग्रहों के दीर्घ वृत्ताकार मार्ग के अनुसार जमीन पर लकड़ी, चूना, चौक की सहायता से निशान बना दे। अब जो ग्रह जिस पोजीशन में है उस पोजीशन में यहाँ पे हमने मार्किंग कर दी चूना से या किसी से भी, कुछ भी रख कर। 8 बच्चे क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण बनकर अलग अलग दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर खड़े हो जाएं। और यहाँ पे निशान लगा दिया। उसके बाद 8 अलग अलग बच्चे, उनको नाम दे दिया, वो यहाँ पे खड़े हो गए ग्रह बन के और अपने निर्धारित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर घूमे। अब इनको जो मार्ग दिया गया है ना चूना लगा के, उसी मार्ग पर इनको घूमने को बोले। कितनी भी देर तक किसी भी गति से आप चलते रहें, कभी भी आपस में टकराएंगे नहीं। तो आपको अपना मार्ग पता है तो आप कितनी भी देर घूमते रहें तो आपके आपस में नहीं टकराएंगे। तो यही होता है ग्रहों के साथ, उनको अपना रास्ता पता है कि उनको किस मार्ग पर घूमना है, इसलिए वो आपस में नहीं टकराते। अब है कुइपर मेखला, कुइपर बेल्ट। यह नेपच्यून के पार सौर मंडल के आखिरी सिरों पर एक तश्तरी डिस्क के आकार की विशाल पट्टी है। अभी डिस्क के आकार की एक पट्टी है, कहाँ है, नेपच्यून के पास सौर मंडल के आखिरी सिरों पर। और नेपच्यून कौन सा ग्रह होता है, नेपच्यून होता है वरुण ग्रह, जो हमारा आखिरी ग्रह है वो है नेपच्यून, ठीक है। नेपच्यून के पार, नेपच्यून की दूसरी तरफ सौर मंडल के आखिरी सिरों पर तश्तरी जैसी विशाल पट्टी होती है। ये कौन सी पट्टी, कुइपर बेल्ट, कुइपर मेखला। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित हैं जिनमें कई बर्फ से बने हैं। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे खगोलीय पिंड बने हैं, इसमें उपस्थित हैं। धूमकेतु इसी क्षेत्र से आते हैं। खगोलविदों का अनुमान है कि यहाँ ग्रह जैसे कई बड़े आकाशीय पिंड भी हो सकते हैं। प्लूटो भी इसी मेखला में स्थित है। अभी बता रहे हैं कि किस एरिया में हमारा ये कुइपर मेखला स्थित है। तो इसमें इसके अंदर क्या होता है, असंख्य खगोलीय पिंड स्थित हैं, ठीक है। तो बता रहे हैं कि जो धूमकेतु वो भी इसी क्षेत्र से आता है और जो खगोलविदों का अनुमान है कि बड़े बड़े आकाशीय पिंड भी यहाँ पे हो सकते हैं ग्रह जैसे, और जो प्लूटो है वो भी इसी मेखला में स्थित है। इसे भी जानें। हमारे सौर मंडल में अगस्त 2006 के पहले 6 ग्रह माने जाते थे। तो आपने कहीं कहीं पढ़ा होगा कि ग्रह कितने हैं, 6। तो अगस्त 2006 से पहले हमारे पूरे टोटल 9 ग्रह माने जाते थे। एक कौन सा आजकल हम नहीं पढ़ते, यम, प्लूटो 9वां ग्रह था। प्लूटो यम 9वां ग्रह था। यह नेपच्यून की कक्षा का अतिक्रमण करता था। अभी किसका अतिक्रमण करता था, नेपच्यून, वरुण की कक्षा को घेरता था। अतः 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने यम को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। सारे ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं आराम से बिना आपस में टकराए, बट ये यम ग्रह क्या करता था, ये वरुण ग्रह की कक्षा को डिस्टर्ब करता था। तो 24 अगस्त 2006 को जो भी एक संघ है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, जो लोग इन ब्रह्मांड में जो भी ग्रह वगैरह इनकी स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उन्होंने एक बैठक बैठाई। उन्होंने कहा जब ये ऐसा करता है, ग्रहों का तो काम कर नहीं रहा है, ग्रह तो सारे सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, कोई एक दूसरे से नहीं टकराता है, बस ये ऐसा करता है,
तो मतलब ऐसा करता है, तो ये जो क्वालिफिकेशन है ग्रह होने की, वो क्वालिफिकेशन को पूरी नहीं करता है। तो उन्होंने यम को, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। तो उसके बाद से क्या हो गया, 9 से सिर्फ 8 ग्रह रह गए। तो अगर पूछा जाए कि कभी जब 9 ग्रह हुआ करते थे तो 9वां ग्रह कौन सा था, तो था यम, प्लूटो। अब ब्रह्मांड, हम अपने यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं। अपने तारों भरे खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह चमकदार पथमार्ग को देखा है। आपने देखा है आकाश के ऊपर, देखिए इधर से उधर बहुत बड़ा सा फैला हुआ है। यह करोड़ों तारों का समूह है। अब ये क्या फैला हुआ है सफ़ेद सफ़ेद, ये बहुत सारे तारे हैं। इस पट्टी को आकाश गंगा गैलेक्सी कहते हैं। जब आप आकाश में सर उठा के देखते हैं कि पूरे आकाश में बहुत सारे सफ़ेद सफ़ेद टिमटिमाते सफ़ेद सफ़ेद तारे भरे हुए हैं, तो उन सब, उस पूरी समूह को क्या बोलते हैं, आकाश गंगा, गैलेक्सी कहते हैं। हमारे आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है, और हमारा इसको क्या नाम दिया गया, मंदाकिनी। तो कहीं पूछेगा हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी, ठीक है। और मंदाकिनी क्या है, आकाश गंगा है, गैलेक्सी है। जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है उसे मिल्की वे कहते हैं, और हम पृथ्वी से जिस भाग को देखते हैं उसे मिल्की वे कहते हैं। इसका आकार सर्पिलाकार तस्तरी, सर्पिलाकार मतलब सांप जैसे ऐसी होती, लहराई हुई स्पाइरल डिस्क जैसा है। इसमें लगभग 1 अरब तारे हैं। कितने तारे हैं इस स्पाइरल डिस्क में, 1 अरब तारे हैं। हमारा सौर मंडल इसी आकाश गंगा का एक भाग है। तो हमारा जो सौर मंडल है वो इसी बड़ी सी आकाश गंगा का एक भाग है। इस ब्रह्मांड की करोड़ों आकाश गंगाएं मिलकर हमारे इस प्रकार की करोड़ों आकाश गंगाएं मिलकर हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो ये तो एक आकाश गंगा थी, एक गैलेक्सी थी, ऐसी हजारों करोड़ों आकाश गंगा है। तो ये सारी जब इनको ऐड करते हैं तो जहाँ जहाँ तक है जितनी है वो पूरा ब्रह्मांड है। तो ऐसी करोड़ों आकाश गंगाएं मिलकर हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। क्या आपने विचार किया है कि हमारे ब्रह्मांड में आकाश गंगा, सूर्य, पृथ्वी आदि आकाशीय पिंडों की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या आपको पता है कैसे हुई? इसको जानने से पहले हम इधर कुछ दिया गया है ये भी जान लेते हैं, इसे भी जानें। प्रकाश वर्ष, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट ईयर, ये क्या है? यह दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश द्वारा अंतरिक्ष में एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। अभी बता रहे कि अंतरिक्ष में हमने एक वर्ष में कितनी दूरी चली, उस दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। प्रकाश द्वारा अंतरिक्ष में एक वर्ष में कितनी दूरी चली गई उसको क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसकी माप लगभग 946 खरब, इसको बोलते हैं 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होती है। तारों के मध्य दूरी, आकाशगंगा का आकार, आकाशगंगाओं के मध्य दूरी आदि दूरियां मापने में इसका प्रयोग करा जाता है। तो जो भी हमारे ऊपर आकाश से रिलेटेड, आकाश गंगा से रिलेटेड तारे या जो भी दूरियां नापते हैं तो उसमें हम प्रकाश वर्ष का यूज़ करते हैं दूरी में। हमारी आकाश गंगा इतनी विशाल है कि प्रकाश की गति से चलने पर इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में 1 लाख वर्ष लगेंगे। हमारा आकाश गंगा इतनी बड़ी है, आपको पता लग जाए कि एक से आकाश गंगा का हमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाना है तो हम, जैसे जो प्रकाश की स्पीड होती है ना, जैसे अपने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि सूर्य का प्रकाश कितनी दूरी में धरती का आ रहा है, तो यही एग्जांपल ले लीजिए। इतनी स्पीड से चलेंगे यहाँ से यहाँ तक तो भी कितना टाइम लग जाएगा, 1 लाख वर्ष लग जाएगा आने में एक दूसरे। तो आप बताइए कितनी बड़ी आकाश गंगा है। और ऐसे ही हमारे ब्रह्मांड में कितनी है, करोड़ों आकाश गंगा है। तो आप खुद सोचिए हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है, कितना बड़ा है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, यही जानना था ना, ये सब चीज़ें की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग, आज से लगभग 13 अरब वर्ष पहले पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक गर्म और सघन गोले से छोटे से गोले के रूप में था। अब बता रहे हैं आज से 13 अरब वर्ष पहले हमारा पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से गोले के रूप में था। अधिक गर्मी और सघनता के कारण इसमें अचानक विस्फोट हुआ। अब अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई तब इसमें अचानक से विस्फोट हुआ।
इस विस्फोट को बिग बैंग कहा जाता है। अब जो ये विस्फोट हुआ, इस विस्फोट को क्या नाम दिया गया? बिग बैंग। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा। अब जब विस्फोट हुआ उसके बाद, अब आप बताइए, गोला है, बंद है, ठीक है। अब वो गोला जब फूट गया, उसमें जो चीज़ें हैं सब बिखरने लगेंगी ना दूर दूर, तो ऐसे विस्फोट के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा। यह फैलाव आज भी जारी है, मतलब ऐसा नहीं कि सब पूरा फैल चुका है, ये जो हो रहा है ना, ये अभी भी धीरे धीरे हो ही रहा है, सब बढ़ता ही जा रहा है। ब्रह्मांड अपना काम अभी भी कर रहा है। बिग बैंग की घटना के कुछ करोड़ वर्ष के बाद, अब जब ये बिग बैंग हो गया, ब्लास्ट हो गया, उसके कुछ करोड़ वर्षों के बाद तारों और आकाश गंगाओं का निर्माण होने लगा। अब जो भी मटेरियल था उस गोले के अंदर सब इधर उधर जाने लगा, तो करोड़ों वर्षों बाद धीरे धीरे आपस में मिल कर, जो भी दूर से कण मिले, बन के हमारे तारों और आकाश गंगाओं का निर्माण अपने आप धीरे धीरे होने लगा। वास्तव में आकाश गंगा का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम गैसों तथा धूल कणों से बने विशाल बादल के इकट्ठा होने से हुआ है। तो अब ये वही बताया गया कि कैसे हुआ आकाश गंगा का, जबकि गोला फूटा, विस्फोट हुआ, तो उसमें से गैसें भी तो निकली, तो यही गैसें चलती रही, आपस में किसी से मिली, तो मिलने के बाद इन सब ने मिलकर एक इकट्ठा होकर कुछ बनाया, उसको आकाश गंगा नाम दे दिया। किस किस से बनी? हाइड्रोजन, हीलियम गैस और धूल कणों से, ठीक। आकाश गंगा को बनाने वाले इन बादलों को निहारिका, नेबुला कहते हैं। तो अब जो भी धूल कण बादल थे, विशाल बादल थे, तो जो बनाने वाले बादल हैं उनको नाम दिया गया निहारिका, नेबुला कहते हैं आकाश गंगा बनाने वाले बादलों को। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण इन बादलों से गैसीय पिंड बने। तो पहला तो हमारा क्या बना? आकाश गंगा, ठीक है। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण इन गैसों से छोटे छोटे पिंड और बन गए, तो वो क्या हुए? जिनसे तारों का निर्माण, वो क्या कहलाए? तारे कहलाए। आकाश गंगा के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल है। अब पूरी आकाश गंगा जो है उससे एक सेंटर में, बीच में एक बड़ा सा बिग ब्लैक होल है, छेद है, जो गुरुत्व केंद्र का कार्य करता है। ये होल क्या कार्य करता है? गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी का कार्य करता है। जैसे हम ऊपर से कोई चीज़ नीचे फेंकते तो सीधी नीचे आ जाती है, ऊपर नहीं जाती, तो ये वही गुरुत्वाकर्षण, जो ग्रेविटी हमने पढ़ी है, वो उसका काम ही हमारा ब्लैक होल करता है। इसके कारण आकाश गंगा का स्थायित्व बना रहता है। आकाश गंगा का स्थायित्व मतलब सब चीज़ें अपनी अपनी जगह एक सेंटर में बनी रहती है, अपनी अपनी जगह। तो वो जो ग्रेविटी है वो कहाँ से आती है? ब्लैक होल से आती है। तो आगे पढ़ने से पहले हम ये पूरा एक डायग्राम देख लेते हैं ब्लैक होल का। ये है हमारा ब्रह्मांड, ठीक है, ये ब्रह्मांड है। ये है मंदाकिनी आकाश गंगा, ये क्या है? अब ये पूरा ब्रह्मांड है, ठीक है। तो ये सर्कुलर स्पाइरल जो है, ये स्पाइरल को क्या नाम दिया गया? मंदाकिनी आकाश गंगा, आपने देखा, ठीक है। अब इस मंदाकिनी आकाश गंगा के अंदर ये जो इन सर्कल को हम बहुत ज़्यादा जूम करके देखेंगे, ये ऐसे दिखेंगे, ये देखिए, ये हमारे ग्रह चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं और सेंटर में ये सूर्य है। तो आप देखिए ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है, देखिए कितना बड़ा है, और हमारी गैलेक्सी कितनी है? इतनी सी है, ठीक है। अब इस गैलेक्सी के अंदर ही हमारा सौर मंडल है, और यहाँ देखिए आपस में, यहाँ कितनी सारी और चीज़ें हैं। तो ऐसा ही कितनी सारी गैलेक्सीज़ हैं, आकाशगंगा हैं, तो कितना बड़ा ब्रह्मांड है। सबसे दूर स्थित मंदाकिनी से चलें प्रकाश के हमारी पृथ्वी तक पहुँचने में 100 करोड़ वर्ष लग जाएंगे। सबसे दूर हमारी मंदाकिनी से हम चले तो धरती तक पहुँचने में 100 करोड़ वर्ष लग जाएंगे प्रकाश की स्पीड से, प्रकाश वर्ष। प्रकाश को आकाश गंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 1 लाख वर्ष लगेंगे। आकाश गंगा के इस छोर से इस छोर तक पहुंचने में ही 1 लाख वर्ष लगेंगे। प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है, फिर भी सौर मंडल पार करने में 24 घंटे लगते हैं। इतनी गति से चलता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है, तब भी इसको हमारे पूरे सौर मंडल को पार करने में 24 घंटे लगते हैं। यहाँ से यहाँ तक पूरा करने में तब भी 24 घंटे लग जाते हैं। अब हम वापस अपने टॉपिक पे जाते हैं। हमारा सूर्य अपनी आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारों में से एक तारा है। सूर्य भी एक तारा है, ऐसे हज़ारों तारे हैं सूर्य जैसे। तो जैसे हमारी इतनी देखा आपने ब्रह्मांड में कितनी छोटी सी आकाश गंगा दिखी, उसमें एक तारा है सूर्य बड़ा सा, तो ऐसे हज़ारों आकाश गंगा हैं, अरबों ऐसे अरबों सूर्य हैं।
आज से लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व मंदाकिनी आकाशगंगा की बाहरी भुजा में हमारे तारे सूर्य का जन्म हुआ। अब बताइए कि सूर्य का जन्म कब हुआ भाई? आज से कितने समय पहले? लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व मंदाकिनी आकाशगंगा की बाहरी भुजा में, जो हमारी आकाशगंगा है उसकी बाहरी भुजा में सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य अपने जन्म से ही आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा था। तो जब इसका जन्म हुआ सूर्य का, तो ये अपने जन्म से ही आकाशगंगा की परिक्रमा कर रहा था, मतलब उसी के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। जैसे बच्चा अपनी मम्मी के साथ मम्मी मम्मी करके चारों तरफ लिपटता रहता है, तो यही हमारे सूर्य की उत्पत्ति आकाशगंगा के पास हुई, तो इसने बस फिर उसी की चक्कर लगाना शुरू कर दिया। वर्तमान में यह आकाशगंगा के बीच की भुजा में स्थित है, और फिर चक्कर लगाते लगाते अभी कहाँ पे आ गया? आकाशगंगा के बीच की भुजा में, सेंटर में आ गया, बीच की भुजा में आ गया सूर्य। सूर्य की उत्पत्ति के कुछ समय बाद उसके चारों ओर छोटे छोटे आकाशीय पिंडों और गैसीय बादलों का संचयन होने लगा। तो जब इसका जन्म हो गया, ये थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो इसके चारों ओर जैसे दूसरे बच्चे नहीं खेलने आ जाते, तो उसी प्रकार इसके चारों ओर गैसीय बादलों का, आकाशीय पिंडों का छोटे छोटे इसके आगे चारों तरफ संचलन होने लगा। इस संचयन के परिणाम स्वरूप ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, पिक्चर तारों आदि का निर्माण होने लगा। अब जब कई चीज़ें इकट्ठी होने लगी, तो धीरे धीरे इन सब चीज़ों का भी निर्माण हो गया। सूर्य के चारों तरफ फिर ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, क्षुद्र ग्रह हो गए, पिक्चर तारे हो गए, तो इस तरह से चीज़ें बनने लगी। इस प्रकार धीरे धीरे हमारा सौर मंडल अपने वर्तमान रूप को प्राप्त किया। तो इस तरह कैसे उत्पत्ति हुई और कैसे इसको अपना वर्तमान रूप इस वक्त जो है वो इसको प्राप्त हुआ। कृष्ण विवर ब्लैक होल क्या है? तो ब्लैक होल हमने पढ़ लिया कि कैसा ग्रेविटी का कार्य करता है, तो ब्लैक होल के बारे में कुछ और पढ़ लेते हैं। ब्लैक होल एक ऐसा आकाशीय पिंड है जिसका बहुत अधिक भार अथवा द्रव्यमान अत्यंत सीमित स्थान पर एकत्र रहता है। मतलब जितना भी इसका भार है वो एक ही जगह, एक पर्टिकुलर जगह उसी पर सीमित रहता है, एकत्र रहता है, अर्थात इसका घनत्व बहुत अधिक होता है। इस कारण ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ भी इसके खिंचाव आकर्षण से बच नहीं सकता। इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना स्ट्रांग होता है कि कुछ भी इसके आकर्षण से बच नहीं सकता। यहाँ तक कि यह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है, अर्थात इसमें जाने वाला प्रकाश भी इसके बाहर नहीं आ पाता, इसके अंदर ही रह जाता है, इसलिए यह दिखाई भी नहीं देता। इसके स्थान पर केवल काला रंग ही दिखाई देता है, इसलिए इसे कृष्ण विवर या ब्लैक होल कहा जाता है। तो ये सब था चैप्टर 1। तो आज चैप्टर 1 ख़त्म हो चुका है हमारा सौर मंडल। तो अब कुछ 4 शब्दावली भी दी हुई है, वो भी देख लीजिए। ये कुछ 4 शब्दावली दी है। अंतरिक्ष, ब्रह्मांड, उपग्रह, खगोल। अंतरिक्ष विभिन्न आकाशीय पिंडों के बीच वायु रहित रिक्त स्थान। ब्रह्मांड क्या है? असीम विशाल अंतरिक्ष जिसमें करोड़ों आकाशगंगाएं हैं। उपग्रह वह आकाशीय पिंड जो ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा पूरी करते हैं। खगोलविद वे वैज्ञानिक जो ब्रह्मांड के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये था, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे।